नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। आज धाकड़ एक्सक्लूसिव में सबसे पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह का धाकड़ कश्मीर दौरा। कश्मीर में आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक मिसाल कायम की। अपने दौरे के तीसरे दिन, जम्मू कश्मीर दौरे के तीसरे दिन आज अमित शाह गांदरबल में थे। वहां की आवाम को संबोधित करने से पहले उन्होंने स्टेज से बाकायदा जो अपना मंच था, जो पोडियम था, उसके सामने से लगी बुलेट प्रूफ ग्लास को हटवाया और वो खुद आवाम के बीच पहुंचे। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कैसे अमित शाह ने एक कोशिश की कि अगर कुछ लोग हाल फिलहाल में हो रहे आतंकी हमलों से सहमे हुए हैं तो उनको सीधा ये संदेश जाए कि देश की सरकार, देश के गृह मंत्री खुद उनके सामने हैं, उनके बीच में है। उनको किसी बुलेट प्रूफ ग्लास की जरूरत नहीं है अपने देश के लोगों से मिलने के लिए। पहले मंच से बुलेट प्रूफ ग्लास हटवा करके लोगों को संबोधित किया। उसके बाद रैली में पहुंचे लोगों के बीच जाकर के उनसे हाथ मिलाया, उनसे मिले, उनसे बातचीत की। और उससे पहले जब वो जम्मू में थे तो एक ऐसा सीमावर्ती गांव है जहां पर लगातार घुसपैठ होती है। वहां पर एक आदमी से मिलकर, एक चाय वाली चुन्नी लाल जी से मिलकर के उनकी जो मुश्किलें हैं उनको समझा और उनको आश्वासन दिया कि अगर उनको कोई भी आगे तकलीफ आए तो वो खुद अमित शाह को फोन करें। इस तरीके से मिस्ड कॉल देकर के उन्होंने चुन्नी लाल जी को खुद अपना फोन नंबर दिया। पर आज कश्मीर में कैसे उन्होंने आवाम को और साथ ही साथ पाकिस्तान परस्तों को भी सीधा संदेश दिया, देखिए इस रिपोर्ट में। देश के गृह मंत्री अमित शाह ऐसे वक्त में कश्मीर में हैं जब पाकिस्तान के साथ हाई वोल्टेज टेंशन है, जब हर रोज बेगुनाह लोगों पर हमले हो रहे हैं, टारगेट किलिंग की जा रही है। शाह की मंशा पूरी तरह साफ है। वो कश्मीर की आवाम को बताना चाहते हैं कि वो खुद कश्मीर के लोगों के साथ हैं। यहाँ स्टेज से बुलेट प्रूफ ग्लास हटाया जा रहा है। इसी बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे से अमित शाह को गांदरबल की आवाम को संबोधित करना था और अमित शाह के कहने पर ही बुलेट प्रूफ ग्लास हटा दिया गया। शाह कश्मीर की आवाम को एक विशेष संदेश देना चाहते थे। वो कश्मीर के लोगों का हौसला बढ़ाना चाहते थे। गांदरबल की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो कश्मीर ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए आए हैं जो कश्मीर से बातचीत की वकालत करते हैं। अमित शाह ने साफ कहा कि वो पाकिस्तान से नहीं, कश्मीर की जनता से बात करेंगे। कश्मीर का चहुमुखी विकास हो, ये मोदी जी की दिल की इच्छा है। विकास की बात करने ही मैं आया हूं, मगर मैं उसके पहले मेरे मन की बात भी थोड़ी कहना चाहता हूं। मुझे बहुत ताने सुनाए गए हैं, बहुत कोसा गया है, बहुत कड़े कड़े शब्दों में मेरी निंदा की गई। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है, ना कोई सिक्योरिटी है। मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। कश्मीर के गांदरबल में अमित शाह का संदेश शीशे की तरह साफ था। वो कश्मीर के लोगों में हिम्मत बढ़ाना चाहते थे। कश्मीर में अमित शाह का संदेश उन लोगों के लिए था जो कश्मीर छोड़ देना चाहते हैं। 2 अक्टूबर के बाद से हो रहे लोन वुल्फ अटैक की वजह से डरे सहमे सैलानियों को संदेश देना चाहते थे। फारूक अब्दुल्ला को बताना चाहते थे कि कश्मीर कश्मीर के लोगों का है, पाकिस्तान का नहीं। कितना शोर सारे वतन में है। यहाँ जी आतंकवाद शुरू हुआ। अरे यही जिन्होंने 370 खत्म किया, 35 से खत्म किया, कहा क्या? कहा अब आतंकवाद जम्मू कश्मीर में नहीं होगा, खत्म हो, वो जमाना गया। आज अमित शाह साहब श्रीनगर में, मैं उनसे पूछता हूँ क्या आतंकवाद खत्म हुआ? बल्कि आतंकवाद इतना बढ़ गया है कि अब इसको खत्म करना मैं समझता हूँ बिल्कुल मुश्किल है। ईमानदारी से आपसे कहता हूं कि आपने जो बेईमानी हमसे की है, उस बेईमानी का खमियाजा अब आप इंशाल्लाह भुगत रहे। यहां कभी अमन नहीं आएगा।
जब तक यहाँ के मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध के साथ तुम इंसाफ नहीं करोगे तब तक अमन नहीं आएगा। अमित शाह का ये कश्मीर दौरा पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के लिए भी एक संदेश है, क्योंकि अमित शाह आज सीआरपीएफ कैंप में हैं। अमित शाह का सीआरपीएफ कैंप में रुकने का एक खास मकसद है, और वो है 2019 में पुलवामा में शहीद हुए 40 जवानों को श्रद्धांजलि। प्रदीप दत्ता हमारे साथ जम्मू से लाइव जुड़ गए हैं। गृह मंत्री का सीधा सीधा संदेश था, इसको क्या हम एक तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर माने प्रदीप? बिल्कुल पद्मजा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उधर 2-3 संदेश आज उन्होंने दिए। जब वो बुलेट प्रूफ ग्लास हटाते हैं तो एक कि कश्मीर और अमित शाह और दिल्ली के बीच में कोई भी दूरी नहीं होगी। एक तो उन्हें किसी भी इंटरलोक्यूटर की ज़रूरत नहीं है, वो अपने देशवासियों के साथ जब जी चाहें बातचीत कर सकते हैं। दूसरा, मनोबल बढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से खौफ पैदा करने की कोशिश हो रही थी, जैसे कि गैर कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा था, अल्पसंख्यक लोगों को टारगेट किया जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा, आप देखिए कि कितनी उत्सुकता थी लोगों के बीच में अमित शाह से हाथ मिलाने की। सुरक्षा घेरा तोड़कर अमित शाह लोगों के बीच जाते हैं। उन्हें मालूम है कि ये अपने लोग हैं, ये हिंदुस्तान के लोग हैं, इनसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने लोगों के बीच में वही उनकी ढाल बनेंगे, बुलेट प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है। एक पैगाम वहाँ से दे रहे थे। और दूसरा पैगाम उन नेताओं को दे रहे थे जो ये कहने की बात कहते हैं, बताना चाहते हैं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहाँ पे दिल्ली और दिल की दूरियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, दिल्ली और कश्मीर में दूरियां बढ़ी हैं। लेकिन आज लोगों ने भी बता दिया और अमित शाह ने भी बता दिया कि कोई भी दूरियां नहीं होगी, किसी भी किस्म का कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना मीडिएटर की, ना इंटरलोकेटर की, क्योंकि खुद गृह मंत्री लोगों के बीच में आए हैं, लोगों की बात सुनने के लिए आए हैं और अपनी बात कहने के लिए आए हैं। और उन्हें कह दिया कि पाकिस्तान से तो मैं बात नहीं करूंगा, हाँ मैं कश्मीर के लोगों से बात करूंगा, कश्मीर के युवाओं से बात करूंगा, मैं इनसे दोस्ती करने के लिए आया हूं। जो 2 दिन पहले भी उन्होंने कहा था, आज फिर से उन्होंने दोहराया कि मैं यहाँ लोगों से बात करने आया हूं। तो एक बहुत बड़ा पैगाम था। और दूसरा पैगाम, जो लेथपुरा जा रहे हैं, लेथपुरा में एक तो श्रद्धांजलि देंगे और अपने बहादुर जवानों को बता रहे हैं कि हम आपके साथ शाना बशाना है, खड़े हैं, आप परिवार से ज़रूर दूर हैं लेकिन हमारे दिल के करीब हैं और आप हमेशा हमारे दिल के करीब रहेंगे। आपके लिए देश हमेशा हाजिर नाजिर रहेगा। यही आज एक पैगाम है, क्योंकि यही वो इलाका है जहां 2019 में 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे जब एक कार बॉम्ब विस्फोट हुआ था, जो पाकिस्तान के कहने पर आतंकवादियों ने किया था। जैसे मोहम्मद के आतंकवादी वहां पे आए थे सुसाइड स्क्वाड के। तो उसके बाद ये अमित शाह जाते हैं, रात उनके साथ बिताएंगे। एक तो रात बिताने का मतलब है उनका मनोबल बढ़ जाएगा, दूसरा ये कि देखेंगे कि किस किस्म के इंतजामात हैं, हमारे लोग किन मुश्किलातों में रहते हैं, उन्हीं के साथ रह के एक आम आदमी की तरह उनके साथ वो रात जो बिताएंगे। तो एक बहुत ही बड़ा पैगाम होता है, एक बहुत बड़ा मैसेज होता है कि हम अपने जवानों के साथ हैं, हर हाल में उनके साथ रहेंगे। मतलब कि देशद्रोहियों का सफाया। त्योहारों का मौसम है प्रदीप, हर कोई रात को ऑफिस के बाद अपने घर जाता है और जब हमारे जवान, हमारे अफसर अपने कैंप में रहते हैं तो किसको नहीं अच्छा लगेगा कि कोई आकर के उनकी भी सुध ले, उनसे 2 अच्छी बातें कर ले। ईशान वानी भी इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि वहां पर एक शिकारा महोत्सव जो हो रहा है डल लेक पर, हाल फिलहाल में जो एडमिनिस्ट्रेशन भी है ईशान, उसने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि सैलानी आए, उनको किसी बात का डर ना रहे। अच्छी तस्वीरें भी पिछले 6 महीने में मिली थी, जहां पर कोविड के लॉकडाउन के बाद वापस सैलानियों ने आना शुरू किया था। आज का ये जो पूरा साउंड एंड लाइट शो, कल्चरल परफॉर्मेंसेस किए गए हैं, क्या उसके पीछे भी यही एक मकसद है कि लोगों को एक बार फिर से वो उत्साह है, जो हाल फिलहाल में अटैक हुए थे उसके बावजूद डर ना बैठे? देखिए पद्मजा, जैसे ये हमले हुए थे तो काफी सारे लोग जो कश्मीर से बाहर रहते हैं उन्होंने हमसे पूछा था कि कश्मीर क्या सेफ है, क्या हम वहां आ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद कहीं ना कहीं एक डर का माहौल था। तो इस डल पे जो अभी ये इवेंट हो रहा है, इससे ये संदेश मिल रहा है कि अगर अमित शाह जी वहां पे जाकर अभी ये फेस्टिवल देख सकते हैं तो कोई भी वहां पे आकर ऐसे रह सकता है। हालांकि वहां पे सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम हैं, लेकिन सरकार की तरफ से यही संदेश दिया जा रहा है कि डल लेक जो है या कश्मीर घाटी जो है वो टूरिज्म के पर्पज से सेफ है। क्योंकि कभी कोविड लॉकडाउन के 370 के बाद जो है ये इंडस्ट्री संभली नहीं, क्योंकि कोविड लॉकडाउन इमीडिएटली लगा, उसके बाद उस पर काफी सारा असर पड़ा। तो उसको हटाने के लिए कहीं ना
कहीं ऐसे प्रमोशनल इवेंट जो सरकार कर रही है उसकी काफी जरूरत है, क्योंकि काफी सारे लोग इस पर निर्भर हैं और काफी सारा रेवेन्यू जो है जनरेट होता है इससे। तो इसी को बचाने के लिए ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है हर कोई कोशिश यही कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा सैलानियों को ये मैसेज आए कि वो कश्मीर घाटी का रुख करें। और क्योंकि विंटर अभी अप्रोच कर रहा है, विंटर टूरिज्म में गुलमर्ग, पहलगाम और ऐसी जो डेस्टिनेशंस है वो बुक्ड रहती हैं, और हालांकि इंटरनेशनल सैलानी भी आते थे कोविड से पहले, लेकिन इस बार ये देखना होगा कि जितने प्रमोशनल इवेंट सरकार कर चुकी है और कर रही है, जैसे कि हमने आज भी देखा कि अमित शाह का जो शाम का दौरा था इस डल लेक पे, कहीं ना कहीं एक संदेश देता है कि टूरिस्ट को यहाँ पे आना चाहिए बिना किसी डर के। और यही संदेश सरकार जो इस इवेंट के माध्यम से देना चाहती है। अभी कुछ देर बाद ही अमित शाह जी जो लेथपोरा जाएंगे, जहां पर पुलवामा में जो हमला हुआ था उसके साथ ही एक मेमोरियल बनाया गया है, करीबन 1 किलोमीटर दूर है वहां से, वहां पर रात बिताएंगे और लगातार वहां पे जो वहां पे जवान है उनसे विचार करेंगे, उनके साथ डिनर भी करेंगे। हालांकि उनका नाइट स्टे प्लान नहीं था ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन अब वो रात भर पूरे यहाँ पे रुकेंगे और कल सुबह ही दिल्ली चले जाएंगे। ईशान मेरे साथ रहिए, क्योंकि प्रदीप आपसे वो पूछना चाहती हूँ, बहुत दिलचस्प एक वाकया था जब जम्मू में थे अमित शाह, तब अचानक से उन्होंने मकवाल में चुन्नीलाल जी के घर जाने का फैसला किया, बाकायदा उनको अपना नंबर भी दिया। क्या था वो पूरा एपिसोड, आखिर हुआ क्या वहां पे, क्यों उन्होंने एक चाय वाले को अपना नंबर दिया? देखिए, हम भी उस कैवलकेड का हिस्सा थे। मकवाल बॉर्डर आउटपोस्ट से अमित शाह जैसे ही वहां से निकले और थोड़ी दूर जाके काफिला रुक गया, ऑल ऑफ ए सडन अमित शाह जी घर की तरफ जाते हैं, नॉक करते हैं और वहां चुनीलाल जी जो चाय वाले हैं वो खड़े होते हैं। वो पहले देख के कहते हैं कि मैंने उनसे जब इंटरव्यू किया तो कहते हैं मैं हैरान हो गया। तो मैंने कहा ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि मैं अंदर आ सकता हूँ। तो मैंने कहा आइए। कहा मुझे एक चाय पिलाएंगे, तो कहा कि बिल्कुल पिलाएंगे। कहा मैंने टीवी पे तो देखा था लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरे घर पे आज तक तो वहां का एमएलए नहीं आया, तो गृह मंत्री मेरे घर पे आ जाए। तो कहते मैं हैरान परेशान भी हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहा मैंने उनके लिए कुर्सी जब लाने की कोशिश की तो कहा नहीं, मैं कुर्सी पे तो बहुत बैठता हूँ, मैं आज आपके साथ चारपाई पे बैठना चाहता हूँ, मैं वहीं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ। तो थोड़ी देर के बाद अमित शाह जी कहते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपके पास मोबाइल फोन है, तो उन्होंने कहा हाँ है। तो एक उन्होंने छोटा सा मोबाइल फोन उन्हें दिखाया, नोकिया का वो फोन। तो कहते हैं कि उसमें उन्होंने खुद ही नंबर फीड किया, नंबर फीड करके मिस कॉल दी, कहा ये मेरा नंबर है और मैंने आपका नंबर भी फीड कर दिया, अपना नंबर भी फीड कर दिया है, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो। तो मैंने उनसे जब आज पूछा तो मैंने कहा कितनी बातें थी आपके मन में उनसे करने के लिए। कहते हैं बातें तो बहुत ही करने की, लेकिन उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, एक सपना सा लग रहा था कि एक गृह मंत्री लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मेरे घर पे मेरी चारपाई पे बैठा। कहता कि मैंने चारपाई पे चादर तक नहीं बिछाई, कहते खाने पीने को भी सामान था लेकिन मैं सब भूल गया और खाली चाय का प्याला लाया। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने प्यार से वो चाय का प्याला लिया, कहता मुझे यकीन नहीं हो रहा है। कहते लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता था, मैं जब उनसे मिलने के मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। तो मैंने कहा बोल दीजिए। कहा मैं कहना चाहता था थैंक यू अमित शाह जी 370 हटाने के लिए, क्योंकि हम आज तक डिस्क्रिमिनेशन सह रहे थे लेकिन आज हमें वो जस्टिस मिल गया आपकी वजह से, प्रधानमंत्री की वजह से। एक स्ट्रोक ऑफ पेन के साथ जो आपने 370 को हटा दिया, आपने हमारा जीवन सफल कर दिया, एक जीवन हमारा ठीक हो गया। जो हमें जो मुश्किलातें आती थी अब नहीं आती हैं। तो वो थैंक यू कहना भूल के तो उन्होंने हमारे माध्यम से कैमरा पे थैंक यू कहा अमित शाह जी को। तो ये था वहां मंजर। तो ये आज वो वीआईपी बन गया। कहते सुबह से मुझे फोन कॉल आ रहे हैं, हर कोई ये पूछ रहा है कि क्या कह रहे थे अमित शाह जी, क्या बात हुई। कहता है मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि ऐसा जिंदगी में मैं कभी खुश नहीं हुआ होगा। चलिए, अच्छी बात यह है कि मकवाल, जिनका अभी तक का जिक्र तभी होता था जब वहां पर मोर्टार शेलिंग होती थी। प्रदीप ने तो इतने वक्त तक वहां से रिपोर्टिंग की है, वहां पर जब सीज फायर नहीं था तो लगातार मोर्टार गिरते थे, लोगों के घर बर्बाद हो जाते थे, मवेशी मर जाते थे, इतना भारी उनको वहां पर नुकसान हुआ करता था। और आज जो अमित शाह वहां पर माफ कीजिएगा कल जब गए भी थे तो वो इस मकसद से गए थे कि वो वहां पर जाकर के देखे कि अभी भी सीज फायर के बावजूद अगर किसी भी तरीके की घुसपैठ हो रही है तो बीएसएफ उससे कैसे जूझ रही है, क्या और करने की जरूरत है, क्या वहां पर और सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है कि नहीं। और जो वहां के लोकल लोग हैं, जो वहां की पूरी जनसंख्या है, जो वहां की पॉपुलेशन है, उनको जीने में, उनके जीवन में क्या अभी भी मुश्किलें हैं, वो जानने के लिए वो वहां पर पहुंचे। ईशान, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसकी भी ब्रीफिंग दी गई है। जो गृह मंत्री हैं, ये सब तो ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए किया ही जा रहा है कि वहां पर एक शिकारा उत्सव किया जा रहा है, डल लेक को इस तरीके से सजाया गया है। पर जो पिछले 20 दिनों में यहां पर अचानक से शूटिंग की घटनाएं हुई हैं, सिविलियंस के ऊपर हमले किए गए हैं, उसको लेकर के क्या ब्रीफिंग दी गई अमित शाह को?
देखिए अमित शाह जी ने, हमें सूत्रों से ये पता चला, उनने सीधा सवाल पुलिस और आर्मी से पूछा कि क्यों ऐसे घटनाएं हो रही हैं जब सब टेक्नोलॉजी सब कुछ जो है उनको दिया जा रहा है, और इनको रोकने के लिए क्या बंदोबस्त किए जा रहे हैं। जहां पर पुलिस ने एक रिप्रेजेंटेशन दी, आर्मी के जो नॉर्दर्न कमांड के चीफ हैं उन्होंने भी एक प्रेजेंटेशन दी, ताकि एक इन्फिल्ट्रेशन, जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जो एक्टिव है, क्योंकि यही वो महीने हैं जब सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होती है, और इन्हीं महीनों में जब स्नोफॉल होने से पहले इन्फिल्ट्रेशन होने की संभावना ज्यादा होती है। तो उन्होंने अमित शाह को उस पर भी ब्रीफ किया, और उसके बाद जब पुलिस ने उनको ब्रीफ किया कि क्यों ऐसे घटनाएं घट रही हैं और क्या काउंटर मेजर जो उसके लिए लिए जा रहे हैं, उनमें से कुछ काउंटर मेजर्स ये बताए गए कि कुछ उन इलाकों में इंटरनेट की शटडाउन कर किए जा रहे हैं जहां पर संभावना है कि या अटैक्स हों या संभावना है कि मिलिटेंट छुपे हों, और उनका जो सिक्योरिटी सिनेरियो, जैसे बंकर्स एडिशनल बना दिए गए हैं वनरेबल स्पॉट्स पे जहां पर ज्यादा मिलिटेंट्स की मूवमेंट देखी गई है, ये भी उनको बता दिया गया। लेकिन अमित शाह ने ये साफ तौर पर उनसे सवाल पूछे कि क्यों ऐसी घटनाएं घट रही है, क्योंकि अभी लगातार जो सिविलियन किलिंग्स हैं उसके बाद कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस को भी काफी सारे सवालों का जवाब देना पड़ रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है। लगातार एनकाउंटर किए जा रहे थे, लगातार ऑपरेशन जो है जारी थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो सिविलियन किलिंग्स हुई उसके बाद जो कड़ा निशाना बनाया गया सिक्योरिटी फोर्सेस को। बट अब ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में थमसा चुका है यह सिलसिला, बट अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जैसे एक एक्टिव ड्रोन ग्रिड जो है शुरू किया है, जिसकी मदद से वो तीसरी जो थर्ड आई जिसको कहते हैं, जो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और रैंडम सर्चेस, सरप्राइज चेक्स जो है ऐसे कुछ यूज कर रहे हैं ताकि इंश्योर कर सकें कि ऐसे अटैक्स फिर से ना हो, क्योंकि इससे ना केवल जो सैलानियों पर असर पड़ता है, बल्कि जो आम जनता है, जैसे सरपंचेस पंचेस को आज मिलने का एक ये भी मकसद था ताकि उनमें एक पॉजिटिविटी दें, ताकि वो आप लोगों में जाएं, क्योंकि उनमें भी काफी डर था कि वो लोगों के बीच में कैसे जाएं, कहीं हमला ना हो जाए। तो उनको एक आश्वासन देने के लिए आज उनसे ये मुलाकात हुई, बातचीत हुई, ताकि जो डेवलपमेंट थ्री टायर डेमोक्रेटिक सिस्टम का या थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम का सरकार दावा कर रही थी, वो ग्राउंड पे एस्टैब्लिश हो, और वो डेवलपमेंट जो सरकार कह रही है वो ग्राउंड पर दिखे। तो इसीलिए ये सारे मेजर्स जो हैं हमने देखा 3 दिन में अमित शाह ने कश्मीर का घाटी में दौरा करके पूरे किए। तो आज रात अमित शाह बताएंगे सीआरपीएफ के कैंप में जो पुलवामा में शहीद हुए थे उनको भी नमन करेंगे, उन्हें भी श्रद्धांजलि देंगे। लगातार इस खबर पर हम नजर बनाए रखेंगे। ईशान, प्रदीप, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गृह मंत्री अमित शाह का, जैसे कि मैंने आपको बताया, जम्मू कश्मीर दौरे का आज आखिरी दिन है। गृह मंत्री आज सीआरपीएफ के कैंप में रुकेंगे। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद उनका ये पहला जम्मू कश्मीर का दौरा है। पिछले 3 दिनों में उन्होंने एक आम नागरिक के घर पर चाय पी, मकवाल बॉर्डर के बंकरों का जायजा लिया, और आज सुबह माता रागन्या देवी के मंदिर में खीर भवानी में पूजा अर्चना भी की। सुबह तड़के गृहमंत्री चिनार के पेड़ों से घिरे मंदिर परिसर में पहुंचे। उनके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। गृहमंत्री ने कहा कि कश्मीर के लोगों ने पिछले 70 सालों में बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को उनका पूरा अधिकार मिल रहा है। जिन्होंने आपके हाथ में हथियार पकड़ाए थे, उन्होंने क्या भला करा? ये पाकिस्तान की बात करते हैं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नजदीकी है, वहां पूछिए गांव में बिजली आई है, अस्पताल है क्या, मेडिकल कॉलेज बन रहा है क्या, गांव में पीने का पानी आता है क्या, बहनों के लिए शौचालय बना है क्या? जरा तुलना तो कर दीजिए। कुछ नहीं हुआ है, और ये लोग पाकिस्तान की बात करें। मैं आपको कहने आया हूं कि भारत के अंदर इतना ही अधिकार आपका है जितना अधिकार भारत के किसी भी नागरिक का भारत पर है। इस संबोधन में गृहमंत्री ने फारूक अब्दुल्ला पर भी हमला बोला। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का राग अलापा। पुंछ दौरे के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि घाटी में शांति तभी हो पाएगी जब भारत सरकार फिर पाकिस्तान से बातचीत शुरू करेगी। लेकिन आज गृहमंत्री अमित शाह ने साफ किया कि वो पाकिस्तान से नहीं, जम्मू कश्मीर के युवाओं से बात करने आए हैं। मित्रों, आज ही मैंने अखबार में देखा, फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। अब खैर बड़े अनुभवी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे सूबे के, उनकी सलाह है, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है
तो मैं मेरे घाटी के भाई और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ। अमित शाह ने रविवार को जम्मू के मकवाल सेक्टर में सीमा चौकी का दौरा किया और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू में भारत की सीमा पर स्थित अंतिम गांव का भी दौरा किया और स्थानीय निवासियों के मुद्दों को समझा। गृह मंत्री ने मकवाल में तैयार की गई 5.3 किलोमीटर लंबी स्मार्ट फेंसिंग का निरीक्षण किया। साथ ही स्थानीय लोगों को पाकिस्तान की गोलीबारी से बचाने के लिए बनाए गए बंकरों का भी जायजा लिया। इस दौरान मकवाल बॉर्डर के पास रहने वाले स्थानीय नागरिक चुन्नी लाल के घर भी अचानक पहुंचे। गृह मंत्री ने चुन्नी लाल के घर का दरवाजा खटखटाया और पानी मांगा। गृह मंत्री काफी देर तक चुन्नी लाल के घर भी बैठे, जहां उन्होंने चाय पी। गृह मंत्री ने खुद चुन्नी लाल के फोन में अपना नंबर सेव किया और चुन्नी लाल से कहा कि जब भी कोई परेशानी हो वो डायरेक्ट उन्हें कॉल कर सकते हैं। देखो भाई साहब का नाम पूछकर नंबर स्टोर कर दो। आया मिस कॉल। देखो भाई साहब का नाम पूछकर नंबर स्टोर कर दो। आया मिस कॉल। गृहमंत्री के इस दौरे का मकसद बेहद साफ है। जम्मू कश्मीर में रह रहे देशभक्तों के साथ पूरा भारत खड़ा है। घाटी से देशद्रोहियों का सफाया करना है। कई परियोजनाओं का शिलान्यास, विधानसभा चुनाव में जम्मू की कम सीटों की शिकायत का समाधान, जम्मू कश्मीर में राजवंश की राजनीति को खत्म करना। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने डिगियाना स्थित गुरुद्वारे में मत्था टेका और सभी की शांति, समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना की। श्रीनगर पहुंचते ही उन्होंने पुलिस अधिकारी परवेज अहमद डार के परिवार से मुलाकात भी की थी, जो इस साल जून में आतंकवादियों के हमले में शहीद हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। अब बात आर्यन खान ड्रग्स केस की। टाइम्स नाउ नेटवर्क ने इस केस से जुड़े गवाह प्रभाकर सायल को खोज निकाला, जिसने इस केस की पूरी दशा और दिशा ही बदल के रख दी। प्रभाकर ने यह कहा कि यह पूरा मामला 25 करोड़ रुपए की वसूली का है और आज टाइम्स नाउ नेटवर्क ने उसे भी खोज निकाला जो आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से ही लापता था, जिसका नाम है केपी गोसावी। गोसावी ने प्रभाकर के आरोपों से पूरी तरह इनकार किया। दोनों के बीच में लिंक यह है कि प्रभाकर सायल केपी गोसावी का ही बॉडीगार्ड रहा था और उसका कहना है कि गोसावी ही उसे एनसीबी के दफ्तर लेकर गया। तो क्या कहा गोसावी ने, एक एक पॉइंट के ऊपर सुनिए। गोसावी जी, प्रशांत बोल रहा हूँ। सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि काफ़ी सारे एलिगेशंस अभी आए हैं जो एनसीबी की पूरी केस चल रही है, उसमें किस तरह से जो विटनेस हैं, जो आपके लोग हैं, वो बाहर आके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं। इसमें सच्चाई क्या है और आप कहाँ हैं आजकल? सर, मैं थोड़ी देर में सरेंडर हो रहा हूँ, बिकॉज 6 तारीख तक तो मैं एक्टिव था जी फोन पे जी। अभी मुझे फिर से एक्टिव इसलिए होना पड़ा, 6 तारीख तक काफी मुझे थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे थे और इसके पीछे मैं समीर सर से भी बात करना चाहा, लेकिन वहां से भी मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया था। और दूसरी बात ऐसी कि मैंने पुलिस को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन प्रॉपर जो आयो है उनसे मेरी बात नहीं हो पाई जी। उसके बाद में जो एलिगेशन लगे हैं मेरे पे, फ्रॉड, फरार, ये सारी बातें केस के बाद में हुई। तो सर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की कोई बात हुई थी क्या सर? एक्सटॉर्शन की कोई बात हुई थी क्या? नहीं, वो कोई बात नहीं है। वो तो मतलब अगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हुई है तो पुलिस वाले वो सारा रिकॉर्ड निकालेंगे जी। उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना समीर सर के साथ में मेरा वैसा कुछ बात है, ना किसी जिनका नाम दे जी। तो मुझे ये से थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे थे कि आपकी वजह से वो पकड़ा गया, आपके सेल्फी की वजह से वो पकड़ा गया है जी। तो उसके बारे में मेरे पास में काफी डिटेल्स है जी। ठीक है। आप शाहरुख खान के मैनेजर से मिले थे क्या सर? शाहरुख खान के मैनेजर से आपकी कोई मुलाकात हुई, कोई बात हुई है क्या? तो अभी आपका स्टेटस क्या है सर? क्या आपके कोई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है एनसीबी? जो भी सच्चाई है वो सामने से आए कि जो इशू बना दिया है जी
जी, तो आपको क्या आप बोल रहे हो कि आपको थ्रेटनिंग कॉल्स भी आ रहे हैं, कि आपके जान को खतरा बता रहे हैं, क्या है? कॉल 6 तारीख को मैंने जबरदस्ती मेरे फोन बंद कर पड़े हैं मुझे। मैं एकदम से नहीं, उस काफी कॉल्स आ रहे थे, मुझे आ रहे थे, तो फोन करके मुझे बैठना पड़ा है जी। तो हाइड इसके लिए करना पड़ा है, पुलिस डिपार्टमेंट से हाइड नहीं जी। जो मुझे कॉल्स आ रहे थे, इतना कुछ बोला गया है, पुलिस स्टेशन में भी जाओगे तो वो भी हमारा ही है जी जी। तो मैं विश्वास किस रखूं? अब कुछ देश सेवा करने को गए, कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन थी, उसके ऊपर कुछ एक्शन हुआ तो उस पर इतने बड़े रिएक्शन आ रहे थे, ठीक है मैं सरेंडर हो जाता हूँ, जो भी होगा अभी आगे देख लीजिए। ठीक है, तो सर आप तो देखिए, आप एनसीबी के प्राइम विटनेस थे, तो आप प्राइम विटनेस होने से लेके यहाँ तक का सर ये जो पूरा ट्विस्ट एंड टर्न्स है, ये कैसे हुआ है सर? सर देखो, इसके पहले भी पुलिस डिपार्टमेंट को ढाका में राबड़ी पुलिस स्टेशन हुआ, काशीपुरा पुलिस स्टेशन हुआ, काफी मदद की है, ठीक है। तो वो मतलब ये है महाराष्ट्र में, उसके खिलाफ फिर हमने की है, ओके। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ और मैंने सब किया। ये भी कुछ ऐसी न्यूज आई कि ऐसे ड्रग्स का है, तो ड्रग्स में वंकेड़े साहब का नाम काफी सुना था, चर्चित था, तो अगर एनसीबी के पास जाओ तो वहाँ से अपने अच्छा में हेल्प मिल सकता है, तो इसके लिए वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे वो सिंह सर थे, सिंह सर के साथ में बातचीत, उसके बाद में फिर शायद से आफ्टरनून में समीर सर से बात की हमारी, तो उन्होंने बोला भी था कि ये सच्चा है या झूठा है, मतलब सर आप चेक कर लो, जो है जितनी इन्फॉर्मेशन हमारी पास थी, जितने नाम आए थे उतने हमने दिए थे वहाँ पे। तो सर ये 25 करोड़ की जो बात आ रही है, जो कि आपके ही कुछ लोग बता रहे हैं, आपके बॉडीगार्ड, टोटल फेक है, ये टोटल फेक है। सीधा मैं सामने भी आने के बाद में वही बोलूंगा, ये बनी बनाई कहानी है सब, बाकी कुछ में उल्टा। जैसे मेरा सेल्फी रात को देख के आसपास में वायरल हुआ, फोन आना चालू हो गया, इस वजह से वो अच्छा है, हम तो करेंगे, ये करेंगे। उसके बाद में तो मेरे से पैसे मांगने की बात, आपसे पैसे मांगने की बात हुई? इतना दो जी। कि ये बात कौन कर रहा था सर, पैसे मांगने की आपसे? मेरे पास में है नंबर से, मैं सारा ओपन करूंगा, जो कि मेरे से पूछताछ होगी, इस पूछताछ में सारी। मतलब जो आरोप आपके तरफ से लग रहे हैं, आप पे लग रहे हैं कि आपने 25 करोड़ मांगने की कोशिश की, वो आपसे भी पैसे मांगे गए? नहीं, 25 का मैंने तो आज तक 25 करोड़ की बात, अभी मीडिया में चालू हुआ तभी मुझे पता चला। अच्छा, ठीक है गोसावी जी, ठीक है, थैंक। अब कब सरेंडर कर रहे हैं गोसावी जी? मैं आजकल में ही कर रहा हूँ। आर्यन खान केस पूरी तरह उलझ चुका है। एनसीबी का आरोप आर्यन खान पर है, गवाह प्रभाकर और नवाब मलिक का आरोप एनसीबी पर है। केस में अब एफिडेविट का दौर आ गया है। हलफनामा देकर समीर वानखेड़े ये कहते हैं कि आरोप गलत है और गवाह कहते हैं कि वानखेड़े ने पैसों की उगाही के लिए आर्यन खान को गिरफ्तार किया। कुल मिलाकर आर्यन खान ड्रग्स केस अब सिर्फ आर्यन तक ही सीमित नहीं है। जांच के घेरे में अब एनसीबी और समीर वानखेड़े आ चुके हैं। आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस पूरी तरह 360 डिग्री घूम चुका है। क्रूज और वीवीआईपी ड्रग्स पार्टी से होते हुए ये केस सियासी अखाड़े में पहुंच चुका है। ड्रग्स की बरामदगी से शुरू हुआ ये केस अब चिट्ठियों और हलफनामों तक पहुंच गया और जांच करने वाले अधिकारी समीर वानखेड़े पर जांच शुरू हो गई। एनसीबी के डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि इस मामले में सभी की भूमिका की जांच की जाएगी। सर, ये एनसीबी के ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं उस पर जैन सर ने कल प्रेस नोट जारी करा और बोला कि विजिलेंस जांच करवाई जाएगी, डीजी सर को भेजा गया है। आप सर चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं, इन आरोपों पे किस तरह की जांच होगी सर? महानिदेशक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र से ये सूचना प्राप्त हुई है। उसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने इस पे एक इंक्वायरी मांग की है, जो कि सतर्कता विभाग में प्राप्त हुई है। इस पे हम आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। शुरू हो चुकी है, तो क्या समीर वानखेड़े अपनी पोस्ट पर रहेंगे? सर, हिंदी में बोलिए। कॉपी ऑफ एफिडेविट सो फार, हैव यू गॉट द कॉपी ऑफ द एफिडेविट? We have received a soft copy through our southwestern office. सर, जब तक ये एलिगेशन की आप जांच करेंगे, जब तक क्या समीर वानखेड़े अपनी पोस्ट पे रहेंगे? It is premature to comment. ये लड़ाई आर्यन खान के ड्रग्स केस से निकलकर एफिडेविट वर्सेस एफिडेविट हो गई है। हलफनामों का दौर तब शुरू हुआ जब इस केस में एक नए किरदार की एंट्री हुई, प्रभाकर सेल। टाइम्स 9 भारत ने सबसे पहले प्रभाकर सेल का खुलासा आप तक पहुंचाया।
प्रभाकर ने एनसीबी पर आरोप लगाया। आरोप ऐसा कि एनसीबी में तहलका मच गया। आर्यन खान ड्रग्स केस में एनसीबी पर शाहरुख खान से 25 करोड़ की उगाही का आरोप लगाया। प्रभाकर ने अपने हलफनामे और टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर दिए अपने बयान में कहा कि पी गोसावी ने फोन पर 25 करोड़ रुपए की डील की बात की। 18 करोड़ में डील हुई, जिसमें से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को मिलने वाले थे। मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने समीर वानखेड़े के एफिडेविट को ऑन रिकॉर्ड ले लिया है। इसका मतलब यह है कि अब समीर वानखेड़े का एफिडेविट कोर्ट का दस्तावेज है। अब कोर्ट उनके एफिडेविट पर किस तरह से संज्ञान लेता है, ये देखना अहम होगा। समीर वानखेड़े ने अपने एफिडेविट में अपने खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। हालांकि कैमरे के सामने उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया नहीं देना ही ठीक समझा। कौन सच्चा है और कौन झूठा कहना मुश्किल है। एक बात जो आसानी से कही जा सकती है वो ये कि केस में अब सियासत जबरदस्त है, क्योंकि ये तार जो है वो सिर्फ मुंबई से नहीं दिल्ली तक पहुंचे, दिल्ली तक है। तो ये लड़के ने जो खुलासा किया है वो देश के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया उसने, लड़के ने। मैं उसके साहस की दाद देता हूँ। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है, ऐसे लोगों को एक्सपोज करना जो देशभक्ति के आड़ में इस प्रकार से घिनौने काम करते हैं, झूठे मुकदमे बनाते हैं, पैसा एक्सट्रॉशन करते हैं, विदेश भेजते हैं और अपने आप को साफ और देशभक्ति के नारे लगाकर या और उनके पीछे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, हाँ, ये तो सबसे बड़े देशद्रोही लोग हैं। ऐसे लोगों को जो काम चल रहा है ना, उनके बारे में भजन करने वाले हैं। तो अब बहुत सी बातें सामने आएगी। अब तक नवाब मलिक साहब ने कुछ बातें सामने लाई है। अब आगे का इंटरवल के बाद मैं आपको स्टोरी बताऊं। विगत 22 दिनों में प्रभाकर के मोबाइल का रिकॉर्ड, उसके लोकेशन के साथ यदि उसकी जांच की जाए तो लोगों के सामने सच आएगा कि प्रभाकर के बोल बदलने के कारण क्या है और उसे सामने किसने लाया, और महाराष्ट्र सरकार के तीनों दल अप्रत्यक्ष रूप से ड्रग माफिया का समर्थन क्यों कर रहे हैं। खैर, महाराष्ट्र सरकार से तो उम्मीद नहीं कर सकते। इस बात की जांच सीबीआई करे और देश भर में जो प्रामाणिकता के साथ अफसर काम कर रहे हैं उनका मनोबल न गिरे, इसके लिए इसकी जांच पुनः सीबीआई के द्वारा आवश्यक है। टाइम्स नाउ नेटवर्क के आर्यन ड्रग्स केस में सनसनीखेज खुलासे के बाद मुंबई के येलो गेट पुलिस स्टेशन में केपी गोसावी, मनीष भानुशाली और ऋषभ सचदेवा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत एक वकील ने दर्ज कराई है। इस शिकायत में एनसीबी की छापेमारी पर भी शक जताया गया है। इस बीच लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी नाम के संगठन ने भी मलाड पुलिस स्टेशन में नवाब मलिक के खिलाफ षड्यंत्र रचने और धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत एनसीबी की छापेमारी और आर्यन खान मामले की जांच कर रहे समीर वानखेड़े से जुड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। मुंबई समाई संवाददाता शिवानी मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवानी, अब जो ये पूरा ड्रग्स का मामला है, इसका जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है, इसका क्या होगा? क्योंकि अब तो साफ तौर पर इल्जाम एनसीबी पर लगाया जा रहा है कि आपने खुद मामले को बिगाड़ दिया है उगाही के चक्कर में। देखिए, सबसे पहले एनसीबी के लगातार इस पूरे प्रोब के अंदर, इन्वेस्टिगेशन के अंदर कई सारे सवाल उठे कि एनसीबी के जो पंचेस थे, यानी कि जो केपी गोसावी है, सबसे पहला सवाल उन्हीं पर था कि बाहर के लोग क्यों सिस्टम के अंदर के लोगों का काम कर रहे हैं, क्यों अक्यूज को डिटेन कर रहे हैं। ये सारे सवालों के जवाब हालांकि एनसीबी ने पहले क्लियर करते हुए कहा कि ये सारे पंचेस हैं, जगह कंजेस्टेड होने की वजह से ये फोटोज और वीडियोज में सम्मिलित हुए हैं। अब इसी बीच में नवाब मलिक ने कई सारे एलिगेशन लगाए, उसके बाद संजय राउत ने भी काफी सारी टिप्पणी की, लेकिन एनसीबी के ऊपर अब तक जितने भी सवाल उठ रहे थे उसको एनसीबी कॉन्स्टेंटली डिनाई कर रही थी, सीधे सीधे कह रही थी कि ये सारे गलत और बेबुनियाद इल्जाम है, जिसको लेकर उन्होंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, ऑफिशियली कई सारी चीजों को कंफर्म किया। लेकिन जैसे ही उनका विटनेस नंबर 1 जो है इस पूरे प्रकरण में मुख्य रूप से सामने आता है टाइम्स नाउ पर, और वो जैसे ही कहता है
कि ये मामला जो है वो मनी एक्सटॉर्शन का है, ना कि ड्रग नेक्सस का। तो ड्रग नेक्सस से हटके, बॉलीवुड कनेक्शन से हटके अब ये पूरा मामला जब ये पैसों के लेन देन पर आके अटका है, तब एनसीबी ने कई सारे अहम जो चीजें थी वो काफी पलटने लगी, क्योंकि सीधे सीधे जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं। 8 करोड़ रुपए की धांधलेबाजी का इल्जाम समीर वानखेड़े पर लगाया है। एक मिनट के लिए आपको रोकूंगी, क्योंकि एक और बड़ी खबर इस केस को लेकर के अभी आ रही है कि लखनऊ में सरेंडर कर सकता है किरण गोसावी, जिसके ऊपर ये गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं कि 25 करोड़ उगाही का जो ये पूरा रैकेट था उसके बीच में किरण गोसावी था। प्रभाकर सैल किरण गोसावी का ही बॉडीगार्ड है। शिवानी, अगर आप जल्दी से हमें बता दें कि लखनऊ में क्यों? देखिए, यहाँ पर फिलहाल ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र और मुंबई के पुणे में भी, मुंबई और पुणे में ऑलरेडी गोसावी के खिलाफ जो है वो लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। उनके खिलाफ कई सारे मामले ऑलरेडी दर्ज हैं। बात अगर दिल्ली की जाए तो दिल्ली के अंदर भी सेंट्रल एजेंसीज है जहां पर उन्हें पुख्ता रूप से पकड़ा जाएगा। उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है शायद उस पर उसका कंट्रोल न हो, इसलिए उत्तर प्रदेश उन्होंने क्यों चूज किया है, क्यों सिलेक्ट किया है, ये जानना बहुत अहम हो जाता है। इससे ये भी एक डाउट क्लियर हो सकता है कहीं ना कहीं कि क्या इस वक्त गोसावी जो है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही सीमित है, क्योंकि आखिरी जो उनकी लोकेशन टाइम्स नाउ ने एक्सेस की थी वो सातारा की बताई जा रही थी। तो सातारा के बाद उनका अचानक से गायब हो जाना और आज टेलीफोनिक इंटरव्यूज के जरिए सामने आ आना और अब ये घोषित करना कि वो लखनऊ में अपने आप को सरेंडर करेंगे, कहीं ना कहीं ये पुलिस से बचने के भी तरीके हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो महाराष्ट्र में आते हैं या दिल्ली में रहते हैं तो जाहिर सी बात है एजेंसीज का उनके ऊपर डायरेक्ट नैब होगा। जी, प्रभाकर सैल की बात पहले टाइम्स ऑफ भारत ने आप तक पहुंचाई, अब किरण गोसावी की गवाही भी हम आप तक लेके आए, और अगर किरण गोसावी सरेंडर करते हैं, जहां भी करते हैं, उसकी खबर भी पहले आप सुनेंगे टाइम्स ऑफ भारत पर। शिवानी, बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी वालों को बड़ा तोहफा आज दिया। पीएम मोदी ने सिद्धार्थनगर से उत्तर प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का आज उद्घाटन किया। वाराणसी के लिए 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के साथ ही 64,000 करोड़ के आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को भी हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में बस भ्रष्टाचार की साइकिल ही चल रही थी। उनका इशारा साफ था। 9 मेडिकल कॉलेज, ये सभी मेडिकल कॉलेज अब पूर्वांचल के कोटि कोटि जनों की सेवा करने के लिए तैयार है। जो पहले थे उनकी प्राथमिकता अपने लिए कमाना और अपने परिवार की तिजोरी भरना था। भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली, लेकिन उसमें पूर्वांचल और यूपी का सामान्य परिवार पिसता चला गया। हर हर महादेव। अपने संसदीय इलाके वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत हर हर महादेव के शंखनाद से की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पूर्वांचल दौरे पर यूपी वालों पर तोहफों की बौछार कर दी। पीएम मोदी ने वाराणसी के लिए 5200 करोड़ से अधिक की अलग अलग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए 64,000 करोड़ के आयुष्मान भारत मिशन की शुरुआत की। सिर्फ इतना ही नहीं, यूपी वालों को 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात भी दी। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्र ने 100 करोड़ वैक्सीन खुराक का एक बड़ा मकाम हासिल किया। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद और काशी के लोगों के विश्वास से सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन का अभियान कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। कितने 9 मेडिकल कॉलेज, ये सभी मेडिकल कॉलेज अब पूर्वांचल के कोटि कोटि जनों की सेवा करने के लिए तैयार है। इन 9 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण से करीब 2,500 नए बेड्स तैयार हुए हैं। 5,000 से अधिक डॉक्टर और पैरामेडिकल के लिए रोजगार के नए अवसर बने हैं। इसके साथ ही हर वर्ष
सैकड़ों युवाओं के लिए मेडिकल की पढ़ाई का नया रास्ता खुला है। साथियों, जिस पूर्वांचल को पहले की सरकारों ने बीमारियों से जूझने के लिए छोड़ दिया था, वही अब पूर्वी भारत का मेडिकल हब बनेगा। अब देश को बीमारियों से बचाने वाले अनेक डॉक्टर, ये धरती देश को डॉक्टर देने वाली है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के बाद आरोग्य पर, स्वास्थ्य सुविधाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने पर ध्यान ही नहीं दिया। पहले ऐसा क्यों नहीं होता था और अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका एक ही कारण है, राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक प्राथमिकता। जो पहले थे उनकी प्राथमिकता अपने लिए कमाना और अपने परिवार की तिजोरी भरना था। हमारी प्राथमिकता गरीब का पैसा बचाना, गरीब के परिवार को मूलभूत सुविधाएं देना। साथियों, बीमारी अमीर गरीब कुछ नहीं देखती है, उसके लिए तो सब बराबर होते हैं। और इसलिए इन सुविधाओं का जितना लाभ गरीब को होता है, उतना ही लाभ मध्यम वर्ग के परिवारों को भी होता है। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में जिस तेजी के साथ नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, उसका अच्छा असर मेडिकल की सीटों और डॉक्टरों की संख्या पर पड़ेगा। ज्यादा सीटें होने की वजह से अब गरीब माता पिता का बच्चा भी डॉक्टर बनने का सपना देख सकेगा। पीएम मोदी ने कहा कि योगी सरकार से पहले प्रदेश में भ्रष्टाचार की साइकिल चल रही थी। सालों साल तक या तो बिल्डिंग ही नहीं बनती थी, बिल्डिंग होती थी तो मशीन नहीं होती थी, दोनों हो गई तो डॉक्टर और दूसरा स्टाफ नहीं होता था। ऊपर से गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। दवाई में भ्रष्टाचार, एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार। इस पूरे खेल में यूपी में कुछ परिवारवादियों का तो खूब भला हुआ। भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली, लेकिन उसमें पूर्वांचल और यूपी का सामान्य परिवार पिसता चला गया। यूपी में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। उधर विपक्ष का आरोप है कि चुनाव नजदीक आता देख भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक योजनाओं का ऐलान कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर।